तो दोस्तों 16 जून से 18 जून के बीच एक नया आईपीओ मार्केट में इश्यू होने वाला है, जिसका नाम है डोडला डेयरी, जो कि एक साउथ इंडियन बेस्ड डेयरी कंपनी है और इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी प्राइवेट डेयरी फर्म है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस आईपीओ में हमें पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, और अगर लगाना चाहिए तो सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए लगाना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी हम इसको होल्ड कर सकते हैं। इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, वैल्यूएशंस इसके कैसे हैं, इसके पीयर्स मार्केट में कौन कौन है, इसका बिजनेस मॉडल कैसा है और आईपीओ इश्यू करने का रीजंस इसका क्या है, तो इन्हीं विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों इससे पहले कि हम इस कंपनी का डेटा देखें, कुछ बेसिक डिटेल्स मैं आपको बता देता हूं। 421 रुपए से 428 रुपए के बीच में इस कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड है और 35 का इसका लॉट साइज है। कुछ इसमें फ्रेश इक्विटी शेयर्स भी इश्यू हो रहे हैं और कुछ ऑफर फॉर सेल भी हैं पुराने इन्वेस्टर्स के द्वारा। अब बात करते हैं दोस्तों इसके बिजनेस मॉडल की। जैसा कि हमें नाम से ही पता लग रहा है, ये कंपनी एक डेयरी कंपनी है और डेयरी प्रोडक्ट्स ये बनाती है, हर तरीके के डेयरी प्रोडक्ट्स ये बनाती है, जैसे कि दूध हो गया, घी हो गया, पनीर हो गया, दही हो गया, चीज हो गया, इस तरीके के कुछ प्रोडक्ट्स ये बनाती है दोस्तों। और साउथ इंडिया के मेन 5 स्टेट्स में मेजरली ये बिजनेस करती है, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा, केरला और कर्नाटका, इन स्टेट्स में इसका प्रेजेंस है। और इसके अलावा ये कंपनी ओवरसीज में भी अपने बिजनेस को कर रही है। सिंगापुर में इसका बिजनेस है, युगांडा में बिजनेस है, केनिया में इसका बिजनेस है। तो ये 3 कंट्रीज में भी ये इंडिया के अलावा बिजनेस कर रही है। अब मैं थोड़ा सा की पॉइंट्स आपके साथ में शेयर करता चलूं। 2000 करोड़ का रेवेन्यू इसने फर्स्ट टाइम जो है FY20 में जनरेट किया और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मार्जिन्स भी इस कंपनी ने इंप्रूव किए हुए हैं। और अगर बात करें इस कंपनी की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया की 3rd सबसे लार्जेस्ट जो है प्राइवेट डेयरी फर्म है। ओवरऑल इसके बिजनेस की अगर बात करें तो 10 स्टेट्स में इसका बिजनेस है और 1995 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। इसके जो फाउंडर हैं, ये एक इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी इन्होंने, उसके बाद में जो है ये डेयरी बिजनेस में आ गए थे। इनसे एक इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन किया था कि आपको मतलब इंजीनियरिंग कंपनी क्यों नहीं खोल लिया, आपने डेयरी फर्म क्यों खोला। तो इन्होंने बताया कि मतलब कि हमारे जो एरिया है वहाँ पे जो है एक मोनोपोली टाइप का मतलब डेयरी कंपनी थी और वो जो है कस्टमर्स को अच्छी सर्विस नहीं देती थी, और हमारे जो खानदानी लोग हैं उनको मतलब डेयरी का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, तो हम उनके साथ में जुड़ के हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया। अब अगर बात करें इस कंपनी के सब्सिडरीज की, तो डोडला होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड सिंगापुर जो है इसका 100% सब्सिडरी है, और ऑर्गा फीड प्राइवेट लिमिटेड इंडिया का जो है इसका ये भी 100% सब्सिडरी है, और डोडला डेयरी केनिया लिमिटेड जो है ये इसका 99% सब्सिडरी है, और लेक साइड डेयरी लिमिटेड युगांडा में जो है ये 100% सब्सिडरी इसकी है। और ये एरिया वाइज आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये कंपनी बिजनेस करती है, जैसा कि मैंने बताई दी आपको। अगर इन शॉर्ट इस कंपनी के बारे में बताऊं तो 23 साल का इस कंपनी को एक्सपीरियंस है और 20,63,200 लीटर पर डे की इसकी कैपेसिटी है, और 14 प्रोसेसिंग प्लांट्स इसके टोटल हैं, और 21 मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है। 45 इसके सेल्स ऑफिसेज हैं और अभी प्रेजेंट टाइम में 2758 एम्प्लॉइज इसके पास में काम कर रहे हैं। और अगर बात करें दोस्तों इसकी हिस्ट्री और एक्विजिशन की, तो 2002 में इसने पेनीम्यूर प्लांट एक्वायर किया था जिसकी कैपेसिटी 50,000 लीटर पर डे की है, और 2007 में इसने सतेनपल्ली प्रोसेसिंग प्लांट एक्वायर किया था जिसकी कैपेसिटी 46,700 लीटर पर डे है, और 2014 में इसने कुरनूल प्रोसेसिंग प्लांट एक्वायर किया था जिसकी कैपेसिटी 50,000 लीटर पर डे है। और वहीं 2015 में इस कंपनी ने लेक साइड डेयरी लिमिटेड की शुरुआत करी थी। इस कंपनी को फाउंड किया था फॉरेन के अंदर में बिजनेस करने के लिए, एब्रॉड के अंदर में बिजनेस करने के लिए, जिन 3 कंट्रीज में ये बिजनेस करती है, सिंगापुर, युगांडा और अफ्रीकन कंट्रीज में, वहां के लिए इसने जो है इसको बनाया था लेक साइड डेयरी लिमिटेड को, जिसकी कैपेसिटी जो है 1 लाख की कैपेसिटी है, 1 लाख लीटर पर डे की। और 2016 में इसने प्रोसेसिंग प्लांट एक्वायर किया था धर्मपुरी में, तमिलनाडु में, जिसकी कैपेसिटी भी 1 लाख लीटर पर डे है। और 2019 में इसने एक नए बिजनेस की शुरुआत करी, ऑर्गा फीड प्राइवेट लिमिटेड करके एक इसने नई कंपनी इनकॉर्पोरेट करी जो जानवरों के लिए फीड वगैरह बनाती है, जो डेयरी फार्मर्स होते हैं उनके लिए, जिसकी जो कैपेसिटी है वो 80 मीट्रिक टन पर डे की कैपेसिटी है दोस्तों। और 2019 में इसने केसी डेयरी को एक्वायर किया। इसके 2 प्लांट हैं
जिनकी कैपेसिटी 2,45,000 लीटर पर डे है। अब दोस्तों इस कंपनी के थोड़ा सा पिछले 3 साल के फाइनेंशियल्स को कंपेयर कर लेते हैं कि इसने कैसा बिजनेस किया हुआ है। तो ये जो डेटा हमारे पास में आया हुआ है मिलियंस में दिया हुआ है, मैं इसको कन्वर्ट करके आपको करोड़ में बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो इसका जो रेवेन्यू था 2017-18 में 1597 करोड़ था, जो कि 2018-19 में बढ़ के 1699 करोड़ हो गया, और जो 2019-20 में बढ़ के 2145 करोड़ हो गया दोस्तों। 1 करोड़ बोले तो 10 मिलियन होता है, तो उस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 80 करोड़ जो प्रॉफिट था इसका टैक्स के पहले, ये 2017-18 में था, और 2018-19 में इसका 93 करोड़ हो गया। 2019-20 में इसका जो है थोड़ा सा कम हो गया, 81 करोड़ हो गया। और बात करें इसके इबिट्टा की तो 2017-18 में इसका इबिट्टा था 111 करोड़, 2018-19 में इसका इबिट्टा था 132 करोड़, 2019-20 में जो इसका इबिट्टा है ये हो गया 148 करोड़, यानी कि ये कंटिन्यूअस बढ़ रहा है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करें 2017-18 में 57 करोड़ था, 2018-19 में 63 करोड़ है था, और 2019-20 में 49 करोड़ हो गया, यानी कि इसमें थोड़ा सा जो है ईयर ऑन ईयर पे गिरावट हुई है। अब दोस्तों बात करें अगर इसके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो इसका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है ये कम होते जा रहा है, यानी कि मार्जिन इस कंपनी के कम होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी को फंड की जरूरत पड़ रही है, वो देख लेते हैं। 17-18 में इसने 23% का रेवेन्यू जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो किया था, और 2018-19 में 21% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड था, 2019-20 में 20% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड था। तो कहीं ना कहीं कंपनी को फंड की जरूरत पड़ रही है दोस्तों। वहीं आरओई भी उसी तरीके का है, 18%, 16%, 11%, ये भी कम हो रहा है। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं कंपनी को फंड की जरूरत पड़ रही है, और इसीलिए मतलब ये आईपीओ आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में भी बता दिया, फ्रेश इक्विटी शेयर्स भी इसमें इश्यू हो रहे हैं फंड रेज करने के लिए, और जो ऑफर फॉर सेल है वो भी है, पुराने जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी इस कंपनी के शेयर्स को सेल कर रहे हैं। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में अगर पर्सनली मैं बताऊं तो ये साउथ इंडिया का एक जाना माना ब्रांड है दोस्तों। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि साउथ इंडिया में जो है इस कंपनी ने अच्छा कारोबार किया हुआ है, अपना नाम जो है काफी इसने विस्तार कर लिया है साउथ इंडिया में। आइसक्रीम्स वगैरह भी के बिजनेस में भी अभी आ चुकी है, और हर तरीके का जो प्रोडक्ट है डेयरी से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट लगभग ये कैप्चर कर रही है। साउथ इंडिया में वैसे भी जो पनीर का कंजम्पशन है वो कम रहता है, तो फिर भी ये कंपनी जो है साउथ इंडिया के अंदर में बिजनेस पे आ गई है। और अगर बात करें इसके पीयर्स की तो मार्केट में अभी जो इसका जो मेन पीयर मुझे लगता है ये पराग मिल्क फूड ही एक रहेगा, और बाकी छोटी छोटी डेयरी कंपनीज काफ़ी हैं। पराग मिल्क फूड भी एक तरीके से कह सकते हैं एक सामने इसके टिक सकता है, अच्छे कंपनी है। तो इन दोनों की मैं बात कर सकता हूं कि ये पीयर्स के तौर पे मार्केट में हो सकते हैं। वैसे अदर काफ़ी अलग अलग भी हैं, 5-6 कंपनी लिस्टेड है डेयरी की। अगर इस कंपनी के मैनेजमेंट की बात करें तो डोडला शेषा रेड्डी साहब जो हैं इन्होंने इस कंपनी को फाउंड किया था। ये जैसा कि मैंने आपको बताया इंजीनियर थे पहले, इंजीनियरिंग के बाद में इन्होंने जो है ये डेयरी फार्म जो है स्टार्ट किया। और डोडला सुनील रेड्डी जी जो हैं ये इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और ए मधुसूदन रेड्डी जो हैं ये होल टाइम डायरेक्टर हैं। अक्षय तन्ना जी जो हैं इसके नॉमिनी डायरेक्टर हैं। किशोर मिनचंदानी जी जो हैं इसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, और पूनवुला दिव्या जी जो हैं इसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। राम प्रवीण स्वामीनाथन जो हैं इसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। तल्लम पूर्णम रमन जो है इसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। कहने का मतलब है देखो मैनेजमेंट में और कोई भी हो, लेकिन जिस पर्सन ने इस कंपनी को फाउंड किया है क्या वो अभी मैनेजमेंट में है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है एथिक्स के मामले में। अगर कोई किसी पर्सन ने कंपनी फाउंड करी है ना, उस कंपनी को चलते हुए काफ़ी टाइम हो गया, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, तो उसके बाद में उसके अंदर में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि इसको मैंने स्टार्ट किया हुआ है, तो इसके एथिक्स पे कोई दाग नहीं लगना चाहिए। तो वो चीज़ इसमें है कि कंपनी में जो है कोई मैनेजमेंट में खराबी नहीं है, अच्छा खासा मैनेजमेंट है दोस्तों। और अगर इस कंपनी के टीम की बात करें तो बीवी के रेड्डी इसके सीईओ हैं, हेमंत कुंदरवरम जी इसके जो हैं सीएफओ हैं, और बाकी जो मैनेजमेंट है वो कुछ इस तरीके से है। अब दोस्तों बात करें अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर फैमिली में टोटल 8 मेंबर्स हैं जिनके नाम पे इस कंपनी के शेयर्स हैं। टोटल जो स्टेक है 70.78% का प्रमोटर फैमिली का इसमें स्टेक है, प्लेज वगैरह इसमें 0 है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके नेगेटिव्स की। 2 नेगेटिव मेरे को इसमें मिले दोस्तों। पहला तो क्या है कि जो पी इसका है 51 का पी है, काफी महंगा है। जो कि पराग मिल्क फूड का अगर आप पी देखोगे तो 28 का पी है, दिखाता हूं मैं आपको, रुको। ये आपको दिख रहा होगा प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना, 28.81 का प्राइस टू अर्निंग है। और दूसरा रीजन भी इसी में, दूसरा जो नेगेटिव है वो भी इसी में आपको दिख रहा होगा। पराग मिल्क फूड का जो स्टॉक है वो लिस्ट हुआ था कहाँ पे, 300 350 के भाव पे ये लिस्ट हुआ था, और यहाँ से कंटिन्यू जो है जब से लिस्टिंग इसकी हुई तब से आधा हो गया देखो ये।
तो लॉन्ग टर्म में जो है इसने काफी निराश किया हुआ है, क्योंकि मिले जुले नतीजे आते हैं दोस्तों डेयरी कंपनीज के। मार्जिन इसमें काफी कम रहता है। अगर आप कुछ और प्रोडक्ट्स बना रहे हो तो ठीक है, आइसक्रीम वगैरह का बिजनेस अगर ये कंपनी अच्छा कर रही है तो ठीक है। डेयरी का बिजनेस अगर अच्छा कर रही है तो भी उतना अच्छा फायदा रिटर्न देखने को नहीं मिलता है इसमें। डेयरी में मार्जिन वगैरह कम होते हैं। अगर आप कोई डेयरी की शॉप भी अगर देखोगे, शॉप पे दूध वगैरह वो एक मजबूरी में बेचते हैं लोग, ताकि ब्रेड वगैरह का कस्टमर कोई आ जाए, कोई दूसरा कस्टमर आ जाए। मार्जिन वगैरह इसमें ना फैक्ट्री ओनर को रहते हैं, ना मार्केटिंग वाले को रहते हैं, ना जो रिटेलर है उसको रहते हैं। किसी को भी इसमें मार्जिन नहीं रहते हैं। हाँ, आइसक्रीम वगैरह का बिजनेस अगर ये कर रहा है तो ठीक है। इसका कंक्लूजन क्या निकला कि लॉन्ग टर्म के लिए तो इस कंपनी में इन्वेस्ट करना ही नहीं है। जब इस तरीके के लेवल पर आ जाएगा, जैसे पराग मिल्क फूड आया था, अभी अगर देखा जाए तो पराग मिल्क फूड अच्छे लेवल पे है। इससे अच्छा तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना होगा तो मैं प्रेफर करूंगा कि पराग मिल्क फूड को मैं खरीदूं। हाँ, अगर आपको लिस्टिंग गेन के लिए करना है इन्वेस्ट, तो 10-20% का अगर आपको लिस्टिंग गेन चाहिए तो आप इसमें कर सकते हो। वो मैं बता रहा हूँ क्यों। और इसमें आईपीओ के अलॉटमेंट के चांसेस भी काफी ज्यादा है, हो सकता है। क्योंकि क्या है कि अभी मार्केट में यूफोरिया हो रहा है। मार्केट जो है अभी लाइफ टाइम हाई पे है अपने, और अच्छा कर रहे हैं सारे स्टॉक्स वगैरह। ठीक है, कल के अगर ये अदानी वाले फॉल की बात छोड़ दें तो वो भी एक न्यूज एक तरीके से फेक ही थी, लेकिन क्या है कि वो चीज न्यूज फेक भी थी ना, तो फैक्ट वाली न्यूज थी। ये हो सकता है कभी भी, तो अदानी स्टॉक से आप अलर्ट ही रहो। और इसकी बात करें तो लिस्टिंग गेन के लिए अच्छा स्टॉक है। आप इसमें लिस्टिंग गेन के लिए 10-20% के लिए मतलब इन्वेस्ट कर सकते हो। 10-20% से ऊपर का लिस्टिंग गेन अगर आप सोचो कि मेरे को 50% 60%, तो वो इसमें मिलने वाला नहीं है, वो आप देख लो। ठीक है, और लिस्टिंग होते ही आप तुरंत एग्जिट कर लो, ये मेरी राय मानो। आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना मत अभी इसको पास में। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको लेना है तो वेट एंड वॉच करो। काफी टाइम तक ये कंपनी जो है, जैसे पराग मिल्क फूड आया ना, उसी तरीके से काफी टाइम तक ये कंपनी भी नीचे आएगी। ठीक है, और उसके बाद में एंटर करो फिर इस तरीके की कंपनी में। जैसे आपने कैमकॉन का देखा, कैमकॉन का जो स्टॉक है लिस्ट हुआ था कितना ऊपर, फिर आके कितना नीचे गया। और उसी तरीके से एंजल ब्रोकिंग का देखो आप, लिस्टिंग पे तो उसने नुकसान कराया लोगों का, लेकिन आज की डेट में देखो कहां से कहां पहुंच गया। और अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना ही है तो क्यों वो खरीद रहे हो यार, फिर पराग मिल्क फूड खरीद लो, वो ज्यादा अच्छा है। पराग मिल्क फूड बड़े अच्छे लेवल पे है अभी, अब आप इस लेवल पे इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ऐसे ही जेन्युइन कंटेंट चाहिए तो। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सलाह है, कोई सुझाव है तो कमेंट कीजिए। और हमारा डिटेल एनालिसिस का प्लेलिस्ट आप चेक करना मत भूलिए दोस्तों। अगर ये आप चेक नहीं कर रहे तो बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं, बताता हूं क्यों। इसमें हमने कंपनीज के टोटल फंडामेंटल एनालिसिस, बिजनेस मॉडल एनालिसिस, वैल्यूएशन एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस कंप्लीट करके डाले हुए हैं। जिससे आपका क्या बेनिफिट रहेगा, जो आपका 10 से 12 घंटे में जो रिसर्च करने में टाइम लगता है, वो आपका 10 से 15 मिनट की वीडियो में वो कंप्लीट रिसर्च आपको मिलेगी। 99% चीजें इसमें हमने कंप्लीट करके डाली हुई है। 1% फिर भी कोई की पॉइंट हमने सारे हाईलाइट किए हुए हैं, फिर भी कोई आपका 1% इश्यू रहता है, कुछ आपको मिसिंग लगता है, तो आप मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आपका रिप्लाई दिया जाएगा दोस्तों। और इसका दूसरा बेनिफिट आपका ये रहेगा, जैसे आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं किसी का वेट कर रहे हैं, उस टाइम पे भी आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आपके टाइम का अच्छा खासा यूटिलाइजेशन हो जाएगा दोस्तों। एक एक सेकंड कीमती है दोस्तों, अपने टाइम का खुद से भी ज्यादा ध्यान रखिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।